हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोयम सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर जो कि 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा और इसे पब्लिश किया 1807 में। ये पोयम एक बैलेड है। तो बैलेड का मतलब होता है कि एक ऐसी लॉन्ग पोयम जिससे पोएट अपनी कोई स्टोरी टेलिंग करता है और उसमें चीज़ों को बताता है कि किस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, इवेंट्स को बताता है। तो आइए देखते हैं कि ये पोएम क्या कहती है। इससे पहले कि सॉलिटरी रीपर का मतलब जान लिया जाए। सॉलिटरी रीपर मतलब होता है, सॉलिटरी का मीन्स अकेलापन, और रीपर जो फसल काटते हैं। तो जो एक इसमें स्टोरी है, एक ऐसी लड़की की बताई जा रही है जो अकेले ही फसल काट रही है खेतों में और गाने गा रही है। तो उसकी ये स्टोरी है, आइए देखते हैं। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and sinking by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts, binds the grain, and sings the melancholy strain. Oh listen, for the veil profound is overflowing with the sound. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का, और यहाँ पर पोइट कहते हैं कि बिहोल्ड हर, यानी कि जो वो लड़की है उसे देखो, मतलब उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, कहने का मतलब वो अकेले ही पूरे खेतों में खड़ी है, फील्ड में खड़ी है। और यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यानी सॉलिटरी का मतलब अकेला, और हाईलैंड एक जगह है वहाँ पर, लेस मीन्स गर्ल। तो बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, कहने का मतलब पोइट कह रहे हैं कि देखो वहाँ पर एक लड़की है जो कि अकेले फील्ड में खड़ी है, और वो कहाँ पर है, हाईलैंड जो कि एक जगह है, और लैस का मतलब गर्ल है, वो अकेली खड़ी है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास। तो कह रहे हैं कि वो खेतों में खड़ी है, और रीपिंग का मतलब फसल काटना, वो फसल काट रही है और गाने गा रही है, और वो अकेले ही फसल काट रही है और मगन होकर गाने गा रही है। और फिर पोएट कहते हैं कि यहाँ पर अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, और नहीं रुकना है तो जेंटली पास, यहाँ से गुजर जाओ आराम से। Alone she cuts and bind the grains and sing a melancholy strains. कहते हैं कि वो अकेले ही फसल को काट रही है, और खुद से ही वो फसल को काटने के बाद बांध भी रही है, और उस काम को करते हुए वो एक सैड गाना गा रही है। मेलॉन्चली मतलब एक सैड, स्ट्रेन मतलब एक सॉन्ग, तो वो एक सैड गाना गा रही है इस काम को करते हुए। ओ लिसन, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। तो यहाँ पर कहते हैं कि सुनो, पोइट कहते हैं कि सुनो, ये जो पूरी वादियाँ हैं, वेल मतलब यहाँ पर वैली से है, तो ये जो पूरी वादियाँ हैं ये इसके गाने से कितना प्रभावित हैं, और ये वो गाना गा रही है कितना इसके गाने से, इस लड़की के गाने से प्रभावित है। तो यहाँ पर पोइट अपना पहला स्टैंजा ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। No nightingale did ever chant more welcome notes to a weary bands of traveller in the some shady haunt among Arabian sand. तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि किसी नाइट एंगल जो कि एक पक्षी होती है और बहुत ही फेमस होती है अपनी स्वीट सिंगिंग के लिए, उसके लिए नाइट एंगल बहुत फेमस होती है, जो कि बहुत अच्छे गाने गाती है वो चिड़िया जो रहती है। तो वो कहते हैं कि नो नाइट एंगल एवर सैंग मोर सूथिंग नोट्स टू अ टायर्ड ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, माने कि कभी किसी नाइट एंगल ने भी इतनी अच्छी आवाज़ में नहीं गाना गाया होगा, इतने अच्छे नोट्स में गाना नहीं गाया होगा किसी ट्रैवलर ग्रुप के लिए जो कि कहाँ पर रेस्ट कर रहे होंगे, किसी अरेबियन डिज़र्ट में, जितना कि ये लड़की गाना अच्छा गा रही है, जितना कि ये जो लड़की है फसल काटते वक्त इस फील्ड में गाना गा रही है। उसके बाद पोइट कहते हैं अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, इतनी जो थ्रिलिंग वॉइस है, इतनी जो अच्छी वॉइस है, थ्रिलिंग वॉइस है, जो कि एक एक्साइटमेंट पैदा करती है, ऐसी वॉइस कभी किसी ने पहले नहीं सुनी होगी। इन अ स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, जो कि कहते हैं कि जो स्प्रिंग टाइम में जो कुकू बर्ड गाना गाती है, उस टाइम में भी कोई किसी ने इतनी थ्रिलिंग वॉइस, कहने का मतलब है कितनी एक्साइटेड वॉइस और इतनी अच्छी सिंगिंग जिसमें करती है, जो कुकू बर्ड करती है, उसकी उससे आवाज़ से भी अच्छी जो इस लड़की की आवाज़ है जो कि इस फील्ड में अकेले फसल काट रही है, तो उस तरीके की आवाज़ है उसकी कि वो उस कुकू बर्ड से भी अच्छी आवाज़ निकाल रही है, जो स्प्रिंग टाइम में वो कुकू बर्ड निकालती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमॉन्ग द फादर्स हैब्रिड्स। तो कहती हैं कि जो कुकू बर्ड रहती है, जो उसकी आवाज़ रहती है, किस तरीके से वो स्प्रिंग टाइम में जब गाती है तो वो साइलेंस
सी के साइलेंस को, माने कहने का मतलब है समुद्र में जो खामोशी रहती है एक, उसको भी चीरते हुए एकदम निकलती है और कितनी दूर तक जाती है। यहाँ पर हैब्रिड्स एक स्कॉटलैंड में एक जगह है, उसका नाम है। तो उस तरीके से बताते हैं कि ये जो दो पक्षी है, एक जो नाइट एंगल है और दूसरा जो कुकू बर्ड है, वो दोनों अपने ही सिंगिंग में बहुत ही परफेक्ट हैं, मगर फिर भी इस लड़की के गाने के आगे उन दोनों की सिंगिंग उतनी अच्छी नहीं मालूम पड़ती है जितना कि ये लड़की, जो कि एक सॉलिटरी रीपर है, जो कि फसल काट रही है अकेले मैदान में स्कॉटलैंड के, वो गाना गा रही है उतना अच्छा वो दोनों बर्ड्स भी नहीं गा सकते जितना अच्छा ये लड़की गा रही है। कंपैरिजन है यहाँ पर पोएट ने किया हुआ है। अब आइए देखते हैं थर्ड स्टैंजा को। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flows for old unhappy far off things and battle long ago. Or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again? तो ये जो थर्ड स्टैंजा है, यहाँ पर जो पोइट है वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये जो सॉन्ग है वो किस तरीके का सॉन्ग है। वो जानने की एक कोशिश करते हैं कि ये जो सॉन्ग गा रही है लड़की वो कौन सा गाना है, ये किस लिए गा रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। इस तरीके की बातें हैं यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में। वो कहते हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा क्या, या फिर क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये जो गा रही है वो क्या है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, ये क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो। तो यहाँ पर सोचते हैं कि पोइट की क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई सैड सॉन्ग गा रही है, किसी पुराने अनहैप्पी थिंग के बारे में जो कि हो चुकी हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो इसे दुख देती हो, उसको सोच कर ये गा रही हो जो कि बीत चुकी हो। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। फिर वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये किसी बैटल जो कि बहुत पहले होती थी, बैटल्स के लिए फॉक सॉन्ग्स होते थे, वैसे कोई गाने गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या फिर कोई एक ऐसा ही गाना है जो हम लोग अपने आम जीवन में, आम दिनचर्या में गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, वैसा कोई गाना है जो कि एक नॉर्मल सा गाना है, जैसे कि कोई फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या जो कि हमारे आज के मूड को सूटेबल करता है। म्यूज़िक जो है वो मूड से बहुत रिलेटेड होता है। अगर हम सैड होते हैं तो हमें सैड म्यूज़िक पसंद आता है, अगर हम हैप्पी होते हैं तो हमें हैप्पी म्यूज़िक पसंद आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पोएट भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, ऐसा कोई म्यूज़िक सुन रही होगी जो कि आज के उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का उसका आज मूड है जब वो इस फसल को काट रही है, तो उस तरीके का कोई म्यूज़िक सुन रही होगी। सम नेचुरल सॉरो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई अपना ही दुख हो। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, कोई लॉस हो, किसी अपने को उसने खोया हो, या फिर उसे किसी बात का दुख हो बहुत, किसी कोई के अपने के बिछड़ने का दुख हो, या फिर किसी और ही बात का दुख हो, जो कि पोएट इस यहाँ पर जानता नहीं है, क्योंकि वो ये सब क्वेश्चनिंग में कह रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है, उसे खुद आइडिया नहीं है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। तो पोएट कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो उसे दुखी कर चुकी हो और आगे भी जाकर फिर दुखी कर सकती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर पोएट ने बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बात की है कि वो किस तरीके के गाने गा रही है, क्यों गा रही है, उसको जानने की कोशिश करता है। बस उससे कंक्लूजन में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट स्टेंजा है पोएम का, और फिर पोएट कहता है कि वॉट एवर द थीम द मैडन सैंग, as I her song could have no ending, I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. तो यहाँ पर जो पोएट है वो फिर कहता है कि जब उसे ये बात पता नहीं चलती है कि वो किस थीम पर गाना गा रही है, वो गाना किस वजह से गा रही है और क्या गा रही है, तो वो कहता है कि वॉट एवर द थीम, जो भी वो पोएट कहता है कि जो भी वो लड़की गाना गा रही है, कुछ भी, द मैडन सैंग, मैडन मतलब जो यंग लड़की है, वो कुछ भी जो भी किसी भी थीम पे गाना गा रही है, एज इफ अ सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कहता है कि ऐसा लगता है कि जो उसका गाना है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, तो कहता है कि मैंने उसे वो गाना तब गाते हुए देखा जब वो अपने काम में बिजी थी।
एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। सिकल मतलब होता है जिससे एक फसल काटा जाता है। अपनी भाषा में हम लोग अगर बोलें तो हसुआ। अगर आप जानते हो कि हसुआ क्या होता है जिससे हम फसल काटते हैं, गांव के लोग पक्का जानते होंगे हसुआ क्या होता है। तो हसुए से फसल काटा जाता है। एंड किस तरीके से हसुआ मुड़ा हुआ रहता है, उसी तरीके से बेंडिंग का वहाँ पर मतलब है कि एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। वो अपने हंसुए से फसल काट रही थी और गाना गा रही थी। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल। तो वो कहता है कि मैं उसे चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर सुनता रहा बिना हिले डुले, और उसे बस उसकी आवाज़ को सुनता रहा। और उसके बाद एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, उसके बाद मैंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मैं अपनी काम में लग गया, अपना जर्नी स्टार्ट किया, मतलब अपना जर्नी रिज्यूम किया। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर। पोइट कहता है कि जो म्यूज़िक है, जो उस लड़की ने गाने गाए, वो उसको मैं अपने दिल में लेकर अपनी जर्नी को आगे चलता रहा। और उसके बाद कुछ देर बाद लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो जब वो आगे बढ़ गया अपनी जर्नी में, तो उसके बाद उसको उस गाने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। यही पोएट कहकर अपनी पोएम ख़त्म करता है। तो आई होप कि मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।